जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर और आपके अपने नवदीप सर के साथ। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, और जो खनिज है वो पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। तो हम खोद के निकालते हैं खनिज वास्तव में, और जब खोद के खनिज निकालते हैं तो उसमें से हमको बहुत सारे विभिन्न धातुएं, अधातुएं, फॉसिल फ्यूल्स, सब कुछ अलग अलग प्राप्त होता है। अगर मिनरल का क्लासिफिकेशन ही अकेले करने चले जाएं तो अलग अलग भागों में मिनरल को यानी खनिजों को बांटा जा सकता है। समुद्र के नीचे से भी खनिज निकलते हैं, पृथ्वी को खोदने पर भी खनिज निकलते हैं, कभी किसी मेटल के रूप में तो कभी किसी नॉन मेटल के रूप में तो कभी अदर नॉन मेटल के रूप में। हर जगह हमें खनिज जरूर मिलता है। तो चलिए एक बार जल्दी से हम लोग ध्यान देते हैं और ध्यान देते हुए ये समझते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं मिनरल्स को, या मिनरल्स के अलग अलग हिस्सों को कवर करते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन ये कि कृपया जरूरी कमेंट हो तभी करें, या अन्यथा लास्ट में अपने प्रश्न पूछिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो मिनरल का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं उस मिनरल के क्लासिफिकेशन पर जरा ध्यान दीजिए। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को वैसे तो कहा जाता है खनिज। मिनरल्स का हिंदी अर्थ होता है खनिज। खनिजों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जिसे हम कहेंगे धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स। दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज, जिसको नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। धात्विक और अधात्विक ये दो हिस्से बने। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक खनिज, वो मेटालिक मिनरल्स कहलाता है। और मेटालिक धात्विक खनिज में बहुत सारे ऐसे खनिज आते हैं जो धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। याद रखिएगा, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, ये सब अलग अलग तरह की धातुएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा दूसरे होते हैं जो कहलाते हैं नॉन मेटालिक यानी अधात्विक खनिज। अब देखो दोस्तों, अगर हम धात्विक खनिजों की ही बात करें ना, तो इनको भी दो कैटेगरीज में हमने रखा ही हुआ है। और हम क्यों धात्विक खनिजों में दो कैटेगरीज में रखते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कि एक तरफ है फेरस मेटालिक और दूसरे तरफ है नॉन फेरस मेटालिक। तो फेरस मेटालिक और दूसरी तरफ नॉन फेरस मेटालिक। देखिए दोस्तों, एक तरफ हो सकते हैं लौह धात्विक खनिज और दूसरी तरफ हो सकते हैं अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि लौह धात्विक खनिज का एग्जाम्पल क्या है, तो जो ऐसे धातुएं जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हो सकती है, मैग्नेटिज्म कहने का मतलब जिनमें चुंबकत्व का गुण आ सकता है, वो सारी फेरस मेटालिक में आती हैं। चुंबकत्व का गुण आ जाना चाहिए। और फेरस मेटालिक में याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक तो आयरन ही है। आयरन का मतलब लोहा होता है। लोहा के अलावा दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं निकेल। तो निकेल भी इसी में आता है। ये सब प्रकार ही हैं। अच्छा, अलौह धात्विक की बात करिए तो जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में लोहे की प्रॉपर्टी ना हो करके यह अलग ही कार्य का है। कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। तांबा भी अलग वैरायटी का ही है। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं कि जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई करने में हमें अलग अलग धातुएं मिल सकती हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटालिक होते हैं ना, नॉन मेटालिक भी दो तरह के होते हैं। नॉन मेटालिक जो दो तरह के हैं उनमें सबसे पहले हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोलियम पदार्थ, जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम पदार्थ हमें मिलता है पृथ्वी को खोदने से, और उसमें हो सकता है कोल भी, उसमें हो सकता है डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ, कुछ भी।
है ना। तो हम लोग यहां पर एक तो आराम से क्रम समझ ही सकते हैं कि पहला क्रम होने वाला है फॉसिल फ्यूल्स का। फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधनों में सबसे पहले तो हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं कोयले की। अच्छा देखिए, जब हम कोल लिखते हैं ना, तो कोल का मतलब होता है पत्थर वाला कोयला। लकड़ी वाला जो कोयला होता है, लकड़ी वाला कोयला चारकोल कहलाता है। तो आप ये कंफ्यूजन कभी मत रखिएगा अपने मन में कि सर कोयला जो होता है वो लकड़ी वाला क्या कहलाए। लकड़ी वाले कोयले को चारकोल कहते हैं, पत्थर वाले कोयले को कोल कहते हैं। क्लियर हुआ ना? एक बार फिर से याद रखना है। अब दूसरा, जैसा कि मैंने कहा फॉसिल फ्यूल्स में कोयला हो गया, कोयले के अलावा यहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम पदार्थ। अब पेट्रोलियम पदार्थ से ही आपको डीजल, पेट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो अदर नॉन मेटालिक मेटल्स भी आते हैं। और ये जो अदर नॉन मेटल्स हैं, अदर नॉन मेटल्स का मतलब अन्य अधातुएं। इन अन्य अधातुओं में बहुत अलग अलग चीजें आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर अन्य धातुओं में आ सकता है जैसे माइका। माइका अभ्रक कहलाता है, अभ्रक के उत्पादन में भारत बहुत आगे है। जैसे ग्रेफाइट, तो ये जो ग्रेफाइट भी है ये भी एक तरीके की अधातु ही है। ये सब अलग किस्म के होते हैं। अब जैसे जो हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना कि सर गोल्ड किस में आएगा, सोना, तो सोना लौह धात्विक में नहीं आता है, अलौह धात्विक में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये यहां पे दोस्तों हम लोग मिनरल्स के बारे में समझते हैं। मिनरल्स हमारी पृथ्वी के अंदर से खोदने पर हमें मिलता है, और मिनरल हमें पत्थरों से ही मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको मैं लोहे की बात बता रहा हूं या एल्यूमिनियम की बात बता रहा हूं, तो लोहा एल्यूमिनियम सीधे लोहा और एल्यूमिनियम के रूप में नहीं मिलता। लोहा मिलेगा हेमेटाइट के रूप में, मैग्नेटाइट के रूप में। और हेमेटाइट अथवा मैग्नेटाइट के रूप में मिलेगा तो उसको गर्म करके अथवा कोई भी परिष्करण करके उसमें से लोहा निकालना पड़ेगा। यानी कुल मिला के पत्थर के रूप में ही मिलता है। उसी पत्थर में से हमें कोई भी धातु या अधातु को निकालना पड़ता है, और उसको निकालने के लिए आप पत्थर को गर्म भी कर सकते हो। इस प्रक्रिया को एनिहिलेशन बोलते हैं। एनिहिलेशन का मतलब इतना गर्म करना, इतना गर्म करना कि जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर हेमेटाइट वाला जो हिस्सा है, उस हेमेटाइट वाले हिस्से में आपने हीट प्रोवाइड करना शुरू की। अब जो आसपास थोड़ा बहुत पत्थर होगा वो पिघल जाएगा 300-400 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन लोहा तो नहीं पिघलेगा ना। लोहा का जो क्वथनांक है या जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 1539 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने पत्थर को 400-500 डिग्री सेल्सियस गर्म किया तो पत्थर का बाकी सारा हिस्सा पिघल गया, उसके अंदर जो लोहा बचा वही बस बचा, है ना। तो कभी भी किसी भी चीज को गर्म करने पर उनमें से हम खनिजों को प्राप्त करते हैं, और खनिज हमें हमारे इस पृथ्वी पर पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, पृथ्वी पर पत्थर के रूप में, है ना। जैसे लाइम स्टोन वगैरह है, अधातुएं हैं। लाइम स्टोन, चूना मिलता है उसमें से, कैल्शियम जिसको कहते हैं ना। तो ये आप समझ गए कि ये जो हम बेसिक बात कर रहे हैं, जो खनिज ढूंढे जाते हैं वो खनिज पृथ्वी पर पत्थर के रूप में ही मिलते हैं, या पृथ्वी के अंदर पत्थर के रूप में मिलते हैं। हमारा काम है बस उनको परिष्कृत करना या उनको निकालना। अब खनिज से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए पार्ट बनता है। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम और भारत का भूगोल वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, मिनरल उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मिनरल कौन सी अयस्क से निकलता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी पर जो ये पत्थर के रूप में पाया जाता है ना, इसे अयस्क कहते हैं। अयस्क का मतलब होता है ओर। याद रखिए, अयस्क का मतलब होता है ओर।
अब ओर में से, जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट लाल कलर का पत्थर होता है। आप लोगों ने कभी मुरम देखी है? मुरम, मुरम कहते हैं लाल मिट्टी, जिससे कई कई बार रोड बना दी जाती है। अब रोड पे वो लाल मिट्टी उड़ती है धूल की तरह, लेकिन वो जो लाल लाल मिट्टी है उसको बॉक्साइट कहते हैं। और लाल मिट्टी जो बॉक्साइट है उसको गर्म करके उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो जो मोरम शब्द है, मोरम को कई जगह मुरुम भी बोलते हैं। मोरम उसका हिंदी शब्द होता है लाल मिट्टी जिसमें पत्थर भी हो, यानी पथरीली लाल मिट्टी को मोरम कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो पथरीली लाल मिट्टी, उससे अक्सर रोड बनती है। आप लोगों ने अपने आसपास के गांव के इलाकों में कभी देखा होगा कि रोड इस तरह से बनती हैं। हालांकि अब तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने लगी हैं रोडें, लेकिन जब हम लोग बचपन में थे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इतने अच्छे से लागू नहीं थी, तो मुरम की सड़क ही बना करती थी। उसकी प्रॉपर्टी होती है उसमें थोड़े बहुत कंकड़ होते हैं, जिन कंकड़ों की वजह से पानी नहीं टिकता, पानी सूख जाता है। तो वो कंकड़ किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने में या किसी बाइक को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है। अब देखो दोस्तों, हम आपको जो इसके आगे बताने वाले हैं वो यही है। जब आप देखो कई जगह पर खदानों में इस तरह से लगातार ना ये ट्रक वक निकल रहे होंगे, नीचे से खोद खोद करके बॉक्साइट ले जा रहे होंगे। अब ये जो आपको लाल मिट्टी दिख रही है ना, जो खोद के हम निकाल रहे हैं, ये बॉक्साइट ही है एक तरह से। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, जैसे झारखंड की बात करें हम, तो झारखंड में झरिया और चंद्रपुरा, ये दो ऐसी जगहें हैं, धनबाद, वासेपुर, पूरा इलाका की बात कर रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार पूरा, यहाँ खूब कोयला निकाला जाता है। तो जब हम पृथ्वी को खोदना शुरू करते हैं तो पृथ्वी को खोदते खोदते फिर इसके अंदर से पत्थर का कोयला निकलता है, जिसको कोल कहा जाता है। और जो कोल है, कोल में जो कार्बन का प्रतिशत है, वो कार्बन का प्रतिशत धीरे 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 बढ़ता भी है। जैसे मान लो, आपको एग्जाम्पल दूं, ऐसे समझिए, हमने थोड़ा बहुत ये समझा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर वो पृथ्वी के नीचे दब जाएं, जैसे मान लीजिए कोई सड़ा गला पेड़ पौधा है, वो पृथ्वी के नीचे दब गया, तो धीरे धीरे वो कोयला बनता है। और शुरुआती दौर में तो उसके अंदर कार्बन कम होता है, तो वो भूरा कोयला बनता है। फिर धीरे धीरे वो बिटुमिनस बनता है, हार्ड होता जाता है, और फिर लास्ट में एंथ्रेसाइट बनता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो पेड़ पौधों का सड़ा गला पदार्थ पीट कहलाता है, जिससे कोयला बनता है, परंतु पीट को कोयला नहीं मानते। याद रखिएगा, पीट कोयला नहीं है। तो देखिए, पेड़ पौधों का सड़ा गला पदार्थ, पेड़ पौधों का हिस्सा, पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, इसको कहते हैं पीट। इसे पीट कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसे हम लोग पीट तो कह देते हैं, हिंदी में भी इसको पीट ही कहते हैं। इसी से कोयला बनता है, परंतु यह कोयला नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि कोयला इससे बनता है, परंतु यह कोयला नहीं है। कोयला इससे बनता है, परंतु यह कोयला नहीं है। यह कोयला नहीं है। अब देखो, मान लो पीट लंबे समय तक मिट्टी के नीचे दबा रह गया, तो धीरे धीरे यह हार्ड होने लगेगा, यानी पीट में कार्बन का प्रतिशत बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे कार्बन का प्रतिशत बढ़ेगा, ये कोयला बनने पे मजबूर हो जाएगा। तो पीट से अगली जो स्थिति बनेगी, वो स्थिति बनेगी लिग्नाइट की। दोस्तों, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला मतलब आप इसे इंग्लिश में ब्राउन कोल कह सकते हो। और ये जो ब्राउन कोल है, इसके बारे में याद रखिएगा, लिग्नाइट में लगभग 0 से 30% कार्बन होता है। अब लिग्नाइट
जब लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबा रह जाए तो लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने से सब बिटुमिनस बनता है। इसे कहते हैं हम लोग सब बिटुमिनस, जिसके अंदर कार्बन का प्रतिशत बढ़ जाता है। 30 से समझ के चलिए 50% तक कार्बन बढ़ता है इसके अंदर। फिर सब बिटुमिनस लंबे समय तक हमारी इस धरती के अंदर रहता है तो वो बनता है बिटुमिनस। और ये जो बिटुमिनस है ये भी एक तरह का कोयला है। इसी तरह का पेट्रोलियम पदार्थ नीचे से निकालते हैं हम पृथ्वी के, उसी से डामर बनता है, कोलतार जिसको कहते हैं। तो ये भी याद रखिए कि ये जो बिटुमिनस कोयला है इसमें 50 से मान के चलो 80% तक कार्बन होता है। और फिर बिटुमिनस कोयले से बनता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को दोस्तों कहा जाता है हार्ड कोल। हार्ड कोल का मतलब कठोर कोयला, और ये सबसे बेस्ट ग्रेड का कोयला माना जाता है। कठोर कोयला क्या है? इट इज द बेस्ट ग्रेड कोल, सबसे अच्छा कोयला। सबसे अच्छा कोयला। और ये जो सबसे अच्छा कोयला है ना, जिसे हम लोग एंथ्रेसाइट कहते हैं, एंथ्रेसाइट में कार्बन का प्रतिशत याद रखिएगा 90% से ज्यादा ही होता है। तो मतलब आप समझो कि कोई पीट अगर लगातार लंबे समय तक पृथ्वी में दबा रहे तो धीरे धीरे उसके अंदर कार्बन का प्रतिशत बढ़ता जाता है। तो याद रखिए कार्बन का प्रतिशत बढ़ना, और ये भी याद रखिएगा लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने पर, लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबे रहने पर कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है बिकॉज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, दोनों ही पृथ्वी के नीचे बढ़ते हैं। तो ये बात आप मान करके चलिए। और लंबे समय तक कहने का मतलब मैं कोई 100 साल की बात नहीं कर रहा, या 200 साल की बात नहीं कर रहा, या 1000 साल की बात नहीं कर रहा। कम से कम लाखों वर्षों तक अगर किसी लकड़ी का तना हमारी पृथ्वी के नीचे दबा रह जाए तो लाखों वर्षों तक लगातार दबे रहने से फिर वो तना जा करके एंथ्रेसाइट नाम के कोयले में बदलता है। यानी हमारी पृथ्वी की उम्र है लगभग 450 करोड़ साल, और इन 450 करोड़ सालों में पिछले 1 करोड़ सालों में जो भी पेड़ पौधे टूटे होंगे वो हमारी पृथ्वी के नीचे दबे होंगे, और उनको हम खोद खोद के निकाल रहे हैं। पत्थर के कोयले का यूज क्या है? बॉयलर में ले जा करके कोल के इस्तेमाल से पानी को गर्म करना, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट चलाना, बिजली बनाना। तो कोयले का उपयोग बिजली बनाने में ही है, बस पानी को गर्म करके स्टीम से टरबाइन चलाते हैं। पावर प्लांट चलाने के लिए ही कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप खुद ही सोचो कि ये जो एंथ्रेसाइट है, अगर एंथ्रेसाइट में 100% कार्बन हो जाए तो ये क्या बनेगा? मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा यहां पर, लेकिन एंथ्रेसाइट में अगर 100% कार्बन हो जाए तो ये क्या बनेगा? अभी तो 90% कार्बन है। अगर इसमें 100% कार्बन हो जाए तो ये बन जाएगा डायमंड। याद रखिएगा, तो 100% कार्बन होने पर ये डायमंड बनता है। तो इट बिकम्स डायमंड। डायमंड का मतलब हीरा बनता है अगर इसमें 100% कार्बन हो, क्योंकि डायमंड क्या है, हीरा क्या है, एक तरीके से कार्बन का अपरूप है। समझे आप? तो कोई भी लकड़ी का तना अगर लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार पृथ्वी के नीचे दबा है और पृथ्वी के नीचे भूगर्भिक परिवर्तन हो रहे हैं तो यह संभावना है कि वो हीरा बन जाए। इसलिए पृथ्वी के नीचे जो लगातार भूगर्भिक परिवर्तन होते वो हर जगह नहीं होते, इसलिए हीरा हर जगह नहीं पाया जाता। लेकिन जो विंध्य के पठार हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, उन ब्लॉक माउंटेन्स के नीचे कुछ ज्वालामुखी ऐसे थे जिन्होंने खूब प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, और जिस वजह से
नीचे हीरे बने। तो आप देखो मध्य प्रदेश में जो विंध्य के पहाड़ी इलाके हैं, उन विंध्य के पहाड़ी इलाकों में और जो बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार है, वहां पर हीरा पाया जाता है ना। तो मैं एक बार फिर से कह दूं आप सभी लोगों को कि कम से कम लाखों साल की प्रक्रिया होती है, कम से कम लाखों साल की प्रक्रिया, तो ये डायमंड बनता है। अब ये डिपेंड करेगा डायमंड के कैरेट पे। जितना ज्यादा शुद्ध कैरेट होगा डायमंड का, उतना पता चलेगा इतने सालों तक ये धरती के अंदर रहा। पर कम से कम 1 लाख, मतलब लाख साल तो होंगे ही। अगर आपने पन्ना वगैरह जिलों का नाम सुना है, पन्ना में खदानें हैं। एक महाराजा हुआ करते थे पन्ना के, उनके बारे में एक कहावत हुआ करती थी, महाराजा छत्रसाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा। महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी बुंदेलखंड को स्वतंत्र रखने की। तो बुंदेली में एक कहावत कही जाती है कि छत्ता तोरे राजमा धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा टप धरे उत उत हीरा होए। ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि घोड़े के टाप रखने से हीरे हो जाएंगे। हीरे भूगर्भिक और लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे किसी भी कार्बनिक पदार्थ के दबे रहने से ही बनते हैं। यह प्रक्रिया फिक्स है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो खैर अच्छा, पन्ना जो मैं कह रहा हूं, पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में। पन्ना नाम का एक, शायद जैसे दिल्ली एक जगह है ना, वैसे पन्ना भी एक जगह है। उस पन्ना में कई सारी हीरे की खदानें हैं। खुदाई करते समय मिल गया तो हम लोगों ने ये आइडिया लेना शुरू किया कि इसी जगह पर हीरा पाया जाता होगा। अब जैसे लाइमस्टोन कहीं पाया जाता है, कोयला कहीं पाया जाता है, तो खोद के ही पता चला ना कि यहाँ कोयला मिलता है। आसपास पूरा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बना दिया या सदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बना दिया, या जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार वाले हिस्से में खुदाई करना शुरू की, कोयला मिलने लगा। जहां जो मिलता है हम खोदना शुरू कर देते हैं। वैसे भी हमारा काम खोदते रहना ही है, बस पता चले कि कहां मिल जाए। चलो आगे चलें। तो देखो दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाह रहा था आपको। अब देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि सर लिख करके नहीं पढ़ाते। मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं, अगर आप लिख करके पढ़ोगे, फैकल्टी हमेशा कम कंटेंट पढ़ाएगा। उसके पीछे वजह बताता हूं। एक्सप्लेनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, जीके जीएस में मैथ्स रीजनिंग होती है तो चलो लिख के पढ़ाने का लॉजिक भी बनता है। यहां तो बात केवल बोलने की है, और एक मैथ्स फैकल्टी या रीजनिंग फैकल्टी के अपेक्षा एवरेजली मैं ज्यादा बोलता हूं, यानी मैं ज्यादा कंटेंट देता हूँ। अगर मैं लिख करके पढ़ाता हूं तो समझ लीजिए कि लगभग 30 से 35% कंटेंट लिखने के चक्कर में कम दे पाता हूं 1 घंटे में। और हमारे पास क्लासेस फिक्स होती हैं। तो जैसे हम लोग आज से 100 साल पहले बैलगाड़ी में चलते थे, आज सुपर कार्स में चलने लगे हैं। 100 साल पहले हम कुर्ता पजामा पहन करके खादी का घूमते थे, आज जीन्स पहनने लगे हैं। वैसे ही एजुकेशन में ये जो टेक्नोलॉजी आई है, कम से कम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अलग अलग तरह की फोटोज को देखें, समझना शुरू करें, हम अपनी समझ को विकसित करें। उस स्कूल में व्हाइट चौक से लिखे हुए ब्लैक बोर्ड पर तरीके को छोड़ें वहीं पे, और अब नए तरीके से पढ़ना शुरू करें, तो शायद हम और बेहतर और जल्दी सीख पाए। वरना अगर ढर्रा वही रहेगा तो उसी ढर्रे पर चलने में आपको समय ज्यादा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। बाकी आपको लिख करके पढ़ना है तो मैं कम कंटेंट पढ़ाऊंगा, चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या पता मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं तो जो पढ़ा दूं वही कंटेंट है। चलो दोस्तों, मैं यहां पर आमतौर पर केमिस्ट्री की बात बताता हूं, परंतु उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। देखो दोस्तों, भारत का एक मैप है जो हमने रख दिया है यहां पे। एक तरफ लिखा है मिनरल मैप मेटालिक और दूसरी तरफ लिखा है मिनरल मैप नॉन मेटालिक। लगभग मैंने यही बताने की कोशिश की है कि कहां पर कौन सी चीज ज्यादा पाई जाती है। जैसे डोलोमाइट की बात करते हैं। अब डोलोमाइट ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में खूब है। वहीं अगर मैं बॉक्साइट की बात करूं तो बॉक्साइट मध्य प्रदेश में खूब पाया जाता है। आप थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो ऊपर की तरफ जाएं, राजस्थान में कॉपर की खदानें खूब हैं। राजस्थान के खेतड़ी के आसपास कॉपर खूब निकाला जाता है। और तो और राजस्थान में ग्रेनाइट की खूब खदानें हैं, ग्रेनाइट भी खूब राजस्थान से निकाला जाता है। संगमरमर, मार्बल भी खूब राजस्थान से आता है। तो संगमरमर जो होता है ना, हालांकि एक तरीके की ऐसी चट्टान है जो टेम्परेचर और प्रेशर में आकर के परिवर्तित हो जाती है, वरना संगमरमर का मूल रूप कुछ और होता है। जैसे
आप लोग ये घड़ी देख रहे हो ना जो मैंने पहनी हुई है, इस घड़ी के ऊपर ये जो कांच आपको दिखता है ना, ये वास्तव में कांच नहीं है। ये पता है क्या है? ये क्वार्टजाइट है। आप लोगों को लगता होगा ये कांच है, ये कांच नहीं है, बहुत मजबूत होता है ये एक चट्टान ही है, जिस चट्टान को तराश के उसे पारदर्शी बना दिया जाता है, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं हम। और ये जो ट्रांसपेरेंट है ना, ये ट्रांसपेरेंट से आप घड़ी के अंदर कांटे वाटे देख सकते हो, पर ये बहुत मजबूत होता है, ये कांच नहीं होता। कांच होता तो कितनी जल्दी टूट जाता है ये। तो सोचिए कि क्वार्टजाइट भी एक तरह की चट्टान है, जो कि एक खनिज के रूप में हमें मिलती है। आप घड़ियों में देखते हो ना, जो घड़ी होती हैं दीवारों पर लटकी हुई, उनमें क्वार्ट्ज लिखा हुआ होता है। वो क्वार्ट्ज क्यों लिखा हुआ है, आज आपके लिए होमवर्क है, पता कीजिएगा। क्या उसका संबंध क्वार्टजाइट से है? क्या क्वार्ट्ज नाम की कोई चट्टान होती है जिससे वो घड़ी का कोई ना कोई हिस्सा बनाया जाता है? ये आज आपके लिए होमवर्क है, पता कीजिएगा, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये मैंने आपको बना करके दे दिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से जो मैंने वहां पर बताया है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको आप मैप को सिर्फ देखेंगे, आप समझेंगे। अब देखिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण है मिनरल के बारे में। तो जब भी मिनरल यानी कि खनिज के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो खनिज के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी होंगी। पहला तो यह याद रखना होगा कि उसका प्रोडक्शन कौन से देश में और कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है। तो कंट्री, और कंट्री के साथ साथ स्टेट, भारत का। तो किसी भी खनिज का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है और साथ ही साथ भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अयस्क का मतलब कौन सा वो पत्थर निकलता है जिस पत्थर में से हम एक एक खनिज को निकालते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का तो मैंने बॉक्साइट बताया, लोहे का मैंने हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बताया। तो ये जो लोहे का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, या एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, या कॉपर के लिए अलग अलग मिनरल्स हैं, जिन खनिजों में से, अयस्कों में से हम इन खनिजों को निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और तीसरा जो यहां पर महत्वपूर्ण बनता है वो ये है कि कई बार धातुओं और अधातुओं के खनिजों के उपयोग पूछ दिए जाते हैं। तो यूज ऑफ मिनरल्स यानी खनिज के उपयोग। मैंने वन लाइनर सब कुछ आपके लिए ला दिया है, और वन लाइनर ला करके आपके पढ़ने के लिए खूब कंटेंट यहां पर रखा है, ताकि आप उसे एक लाइन में पढ़ें और समझ जाएं। जैसे एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। अब आप सोचो, मूर्खों का सोना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, कोई सेंस नहीं बनता एसएससी और रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन पूछने के। लेकिन मूर्खों का सोना उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पीले रंग का होता है, पीतल जैसा दिखता है। कई बार लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि यार ये सोना है या पायराइट है। तो लोहे के पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब लीजिए, विच मेटल इज कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन वन लाइनर में कब क्या पूछ दे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं वो वन लाइनर आपके लिए डिटेल लेकर के आ गया हूं। तो इन 3 चीजों पर फोकस करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, खनिज के उत्पादन में कौन सा देश और कौन सा राज्य आगे है। दूसरा, उसकी अयस्क क्या है, जो भी खनिज हम निकालते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। और तीसरा, उस खनिज के उपयोग क्या है। यहां इतनी चीजें पूछी जाती हैं। और मैं आपको कहूं एक बार फिर से कि नदियां और प्राकृतिक भूगोल या वन की अपेक्षा ये उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। चूंकि एक आध क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं इस टॉपिक से, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कस करना आपके साथ जरूरी समझा मैंने। ठीक है ना। तो सभी लोगों को मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। तो देखो दोस्तों, मैंने यहां पर एक लिस्ट रखी है, इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। लिस्ट है तो अंग्रेजी में, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं मिली मुझे, परंतु फिर भी आप समझ सकते हो। जैसे आयरन ओर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आयरन ओर का मतलब है लौह अयस्क। अब भारत में लोहा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ओडिशा में नंबर 1 पर, ये लिखा है मैंने, टॉप प्रोड्यूसर ओडिशा। इतना तो हिंदी वाले पढ़ सकते हैं ना अंग्रेजी में, ओडिशा लिखा है, छत्तीसगढ़ लिखा है, कर्नाटक लिखा है। तो लोहे का अयस्क सबसे ज्यादा ओडिशा में पाया जाता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोहा ऑस्ट्रेलिया से निकाला जाता है, ये और कुछ नहीं। अगर आपको बहुत पढ़ाई करनी है तो आप खदानों के नाम याद कर लीजिए कि बारबिल कोयरा की खदानें उड़ीसा में है, बैला डीला की खदानें छत्तीसगढ़ में है और दल्ली रजहरा की खदानें छत्तीसगढ़ में ही है। ये भारत की बड़ी बड़ी खदानें हैं जिन खदानों में से लोहे का अयस्क निकाला जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं खदानों को भी मत पढ़िए, आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सा राज्य नंबर 1 है और कौन सा देश नंबर 1 है, बात खत्म हो जाती है यहां से। बस क्या है ऐसे कहने को, मैथ्स में तो बहुत कुछ चीजें हैं लेकिन आपके एग्जाम में तो लिमिटेड पूछा जाता है ना। वैसे ही आपके मिनरल वाले टॉपिक में तो हम लोग 4-5 घंटे पढ़ते रहे लेकिन पूछा ही लिमिटेड जाता है। ठीक, तो ये आपको है ना, ये आपको एक बहुत बहुत सिंपल सी बात में याद रखना है। अब जैसे देखो यहां पे मैंगनीज, ये मैंगनीज है। अब जो मैंगनीज है ना, मैंगनीज मध्य प्रदेश से खूब निकाला जाता है, तो एमपी इसमें नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे ओडिशा है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि खनिजों के मामले में कौन सा प्रदेश आगे है, तो खनिजों के मामले में झारखंड आगे है। भारत में छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है, मैंने आपको पढ़ाया था भारत का भूगोल पढ़ाते समय, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र से बहुत खनिज निकाला जाता है, विशेषतः कोयला और लोहा। तो वो कोयला छोटा नागपुर के पठार झारखंड वाले हिस्से में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए झारखंड का छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा खनिजों के मामले में, खनिजों के उत्पादन के मामले में बहुत आगे है। कोयले में तो नंबर 1 है वो। जैसे मैंगनीज के मामले में उत्पादन सबसे ज्यादा होता है साउथ अफ्रीका में और उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, परंतु मैंगनीज सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद ओडिशा में। अगर आपको बहुत याद करना है कि नहीं सर हम तो पढ़ेंगे ही, तो मैंने बालाघाट मध्य प्रदेश ऐसा लिख दिया है। आप लोग इतना हिंदी वालों अंग्रेजी तो पढ़ लेते होगे ना, प्लीज मैं ये मत बोलना कि सर ये भी नहीं पढ़ना आता हमें कि ये ओडिशा लिखा हुआ है तो इसको हम ओडिशा पढ़ पाए, क्योंकि सारी चीजें नाउन है। ठीक है बाबू, आप लोग प्लीज ये मत बोलिएगा, मैं मेरा दिल टूट जाएगा। आप लोग इतनी अंग्रेजी तो पढ़े होंगे 10वीं तक कि आप किसी चीज को पढ़ सकें। ओडिशा ODISHA, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील ब्राजील, है ना, इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए मिनरल जो होते हैं ना, मिनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट नहीं होता है सौम्या, मिनरल स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की खदानें जो कोल फील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं उनको रखा जाता है। अभी हाल ही में एक IAS रिटायर हुए, वो कोल सेक्रेटरी थे भारत के, उनका नाम था अनिल स्वरूप जी। अनिल स्वरूप जी का एक इंटरव्यू देखा मैंने, उस इंटरव्यू में ओडिशा के CM और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, ओडिशा के CM थे नवीन जी, और साथ ही साथ अन्य कैबिनेट के मंत्री थे। अनिल स्वरूप जी को बुलाया गया था यह समझाने के लिए कि नवीन जी ओडिशा में उत्खनन की इजाजत दे दें ताकि उनकी इजाजत की वजह से हम लोग और फायदा ओडिशा को पहुंचा सकें। नवीन जी का कंसर्न ये था कि सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, लेकिन अनिल स्वरूप जी ने यह बताया कि मोदी जी ने इस बात को इंश्योर किया कि सारा का सारा पैसा ओडिशा राज्य के खजाने में ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों, खदानें जो होती है ना, खदानें राज्य और केंद्र दोनों के विषय के अंतर्गत हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि वहां पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है NTPC, फिर वहां नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है NCL, ये सब नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न कंपनियां होती हैं और ये पब्लिक सेक्टर्स होते हैं दोस्तों। इन पब्लिक सेक्टर्स को कहा जाता है हिंदी में इनको कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जिसमें लोगों की हिस्सेदारी भी होती है। क्लियर हुआ ना? तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब ऐसे ही मैंने हर चीज के बारे में बताया, जैसे निकेल यहां पूछा जाता है। अब निकेल के बारे में ये प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए निकेल कहां से सर्वाधिक हमें प्राप्त होता है। खदान का नाम याद रखना है कि सुकिंदा घाटी से प्राप्त होता है, तो आप याद कर लो ओडिशा, लेकिन ओडिशा नंबर 1 पर है। ओडिशा क्रोमाइट के उत्पादन के मामले में भी नंबर 1 पर है। इंडोनेशिया निकेल के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है पूरे विश्व में, जबकि साउथ अफ्रीका क्रोमाइट के उत्पादन के मामले में नंबर 1 है पूरे विश्व में। अब आपको ये याद कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है। हमारी नोट्स तो आपको मिल जाएंगे,
नोट्स मिलने के बाद आप ज्योग्राफी के ऊपर क्विज देते रहिएगा। जितने ज्यादा क्विज देंगे उतना नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप अपनी कॉपी पर कहीं पर भी एक वन लाइनर लिखते चलिएगा। जो भी आपको नई इंफॉर्मेशन मिले वहां पर लिखते चलिए। कभी कोई दिक्कत आए तो सोशल मीडिया पे आप हमको ढूंढ के हमसे क्वेश्चन पूछ ही लेते हो, हम वहां पर जवाब देते ही हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट जो होता है वो सिंहभूम क्षेत्र में खूब पाया जाता है, झारखंड में। झारखंड कोबाल्ट के उत्पादन में नंबर 1 है, कोयले के उत्पादन में भी नंबर 1 है। लेकिन कॉन्गो अफ्रीका का एक देश है जो कोबाल्ट के उत्पादन में नंबर 1 पर है। चाइना भी आगे है, कनाडा भी आगे है, लेकिन कॉन्गो से बाद में दूसरे और तीसरे नंबर पर। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है ओडिशा से निकाला जाता है, ओडिशा इसके उत्पादन में भी आगे है। हालांकि बॉक्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश भी आगे है, ये भी याद रखिएगा। तो बॉक्साइट के उत्पादन में यहां एमपी भी आपको मिलेगा। तो ओडिशा, एमपी, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया और चाइना बॉक्साइट के उत्पादन में आगे है ना। एक हमारे स्टूडेंट का बढ़िया सा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि बहुत लोग उंगलियों में रिंग पहनते हैं रत्नों की, जैसे सफायर, नीलम, क्या ये सभी मिनरल्स हैं या नॉर्मल स्टोन्स हैं? जैसे जो भी लोग रिंग पहनते हैं, वो रिंग में जो भी रत्न पहना जाता है, वो रत्न क्या किसी चीज को खोद करके मिलता है? क्या वो किसी तरह की चट्टान है? आमतौर पर क्या होता है कि चट्टानों के अंदर रीफ में इस तरह के रत्नों को पाया जाता है। हाँ, कुछ रत्न ऐसे हो सकते हैं जो नीचे खोदने से मिलते हो, जैसे हीरा। मैं रत्न तो नहीं मानता हीरे को, लेकिन हीरा फिर भी डायमंड रिंग में तो पहना ही जाता है। तो हीरा जरूर डेफिनेटली एक तरीके का खनिज ही है, जो खनिज हमने खोद के निकाला है। लेकिन अगर कोई चीज सीपीओ में मिलती है हमें, और वो सीपीओ में जो खनिज मिला वो समुद्र के किनारे मिला, हमको रेत पर पड़ा हुआ मिला, तो उसे हम नहीं मानते कि यार ये खनिज का है। रादर उसे हम यही मान करके चलते हैं कि ये रत्न है एक तरह का। तो डिपेंड है कि भाई वो मिला कहां से हमें। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कौन सा राज्य किस चीज के उत्पादन में नंबर 1 पर है, ये बात आप समझ रहे हो। इस बात की ही लिस्ट मैंने यहां पर आपको दी है। जैसे कोयले के उत्पादन की बात करते हैं, कोयले के उत्पादन में वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आगे हैं, लेकिन झारखंड नंबर 1 पर है, ओडिशा नंबर 2 पर और छत्तीसगढ़ नंबर 3 पर। और कोयले को खोद के निकालने के मामले में देखिए, प्रोडक्शन और रिजर्व दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, कोयले का सबसे बड़ा भंडार तो यूएसए में है, लेकिन कोयला सबसे ज्यादा खोद के चाइना में निकाला जाता है। तो आप इसका मतलब क्या समझे? हो सकता है यूएस के पास 500 किलो कोयला हो, लेकिन वो खोदता 50 ही किलो हो। चाइना के पास 250 किलो कोयला है, चाइना 200 किलो खोद रहा है। समझ गए? तो ज्यादा निकाला जाना मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रिजर्व का मतलब होता है ज्यादा भंडार। तो कोयले के भंडार में यूएस सबसे ज्यादा है, सबसे आगे है, लेकिन कोयला खोद के निकालने के मामले में चाइना सबसे आगे है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस पूरी दुनिया में आपने डबल स्टैंडर्ड यूरोप और अमेरिका जैसे लोगों के देखे भी नहीं होंगे कभी। मैं बताऊं सच में, बहुत डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, वो डुप्लीसिटी है, दोहरा चरित्र है उनका। वजह बताता हूं, जिस भी चीज का प्रोडक्शन करवाना होगा चाइना और इंडिया के पास आएंगे, प्रोडक्शन करवाने के बाद उसको इंपोर्ट करके ले जाएंगे वो अपनी जगह पर, अपनी जगह ले जाकर के असेंबल कर लेंगे। भाई साहब, प्रोडक्शन करने में तो स्वाभाविक है ना कि फैक्ट्री चलेंगी, धुआं उठेगा। अब फैक्ट्री चलेंगी, धुआं उठेगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा। अब हम कार्बन का उत्सर्जन भी ना करें और आपके ऑर्डर को कंप्लीट भी ना करें, तो ये तो गलत बात है ना। एकदम मतलब दोहरा चरित्र है यूरोप और अमेरिका वालों का इस मामले में। मैं हर मामले में नहीं कहता, लेकिन इस मामले में 100% उनका ऑर्डर आता है हमारे पास कि आप हमें फला फला चीज मैन्युफैक्चर करके दीजिए। अब जब आप किसी भी चीज का निर्माण करने जाएंगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी, कार्बन का उत्सर्जन होगा, प्रदूषण फैलेगा, और फिर वो वहां बैठ के कहेंगे अरे भारत और चाइना प्रदूषण करते हैं। अरे भारत और चाइना प्रदूषण थोड़ी ना कर रहे हैं, आप करवा रहे हो, हम कर रहे हैं। तो है ना। तो समझ रहे हो, उनका अपना एक हिसाब किताब चलता है इस मामले में। खैर, तलचर उड़ीसा में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड, बोकारो, झरिया, चंद्रपुरा, है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये सब खदानों की चीजें हैं।
सिंगरौली मध्य प्रदेश में खूब खदानों से कोयला निकाला जाता है और वहीं पर एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो ये भी आपको पता ही है। चलिए खैर दोस्तों, हमने एक अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फैक्ट बताया था, पीट। पीट जो होता है वह लकड़ी का सड़ा गला हिस्सा जरूर है, लेकिन पीट कोयला नहीं होता, नॉट अ कोल। लेकिन देखिए हीट और प्रेशर पाते ही वो ब्राउन कोल में परिवर्तित होता है, फिर वो बिटुमिनस में परिवर्तित होता है जिसे सॉफ्ट कोल कहते हैं, फिर वो एंथ्रेसाइट में परिवर्तित होता है जिसे हार्ड कोल कहते हैं। जैसे जैसे हीट और प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे कार्बन का प्रतिशत बढ़ता जाता है। और अगर मान लीजिए मॉइस्चर बढ़ा दो, एंथ्रेसाइट में पानी डालना शुरू कर दो, धीरे धीरे एंथ्रेसाइट भंगुर होने लग जाएगा, फिर वो बिटुमिनस बनेगा, बिटुमिनस से वो ब्राउन कोल, फिर बाद में पता चले भंगुर हो गया, कचरा बन गया। तो अगर आप मॉइस्चर कम करोगे, हीट बढ़ाओगे, तो धीरे 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 वो हार्ड होता जाएगा, और अगर मॉइस्चर बढ़ता जाएगा तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा। कुल मिला के मुद्दा बस इतना सा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपके लिए, लिग्नाइट में 30%, सब बिटुमिनस में 40%, बिटुमिनस में 50 से 70%, एंथ्रेसाइट में 90 से ऊपर %। ये होता है कार्बन का प्रतिशत। क्लियर है? तो देखो एक बात तो हमने पढ़ ली कि भाई कौन सा खनिज कहां से खोद के निकाला जाता है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाले टॉपिक में मैंने मेहनत करके आपके लिए एक बहुत खास चीज निकाली है। वो ये है कि मैंने सबके रासायनिक फॉर्मूले लिखे हैं, आप मत याद करिए, बस आप देख लीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं लोहा, और मैं आपको ये बोलता कि लोहा मिलता है हमें हेमेटाइट से, लिमोनाइट से। आप कहते कि अच्छा सर लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, ओके ओके रटना है इसको, ठीक है रटना है, ओके। लेकिन हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये देखिए, अब इसमें आयरन आपको दिख रहा है ना, आयरन है, ये आपके लिए हमने ढूंढ के निकाला। जैसे लिमोनाइट है, लिमोनाइट में 2Fe2O3.3H2O। मैग्नेटाइट का मतलब Fe3O4। अब जैसे एग्जांपल ऐसे समझो, अगर मान लो लोहे में, या लोहे को आप बारिश के समय पे बाहर रख दो, तो लोहे में जंग लग जाती है या नहीं? जंग लगती है ना। लोहे में जब जंग लगती है तो लोहे का कलर मरून कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, और जंग लगने की वजह से लोहे का वजन भी बढ़ जाता है। लोहे में जंग इसलिए लगी क्योंकि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ लोहे ने अभिक्रिया की, और वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की वजह से आयरन का ऑक्साइड बन गया, Fe2O3 बन गया। आयरन का ऑक्साइड मतलब जंग लग गया, जंग लगने का मतलब लोहा खराब हो गया। ये वही है Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड। चूंकि नमी में था इसलिए जंग लगा, अगर गर्म करेंगे तो नमी भागती जाएगी, गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन भागती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसके अंदर से, फिर हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आयरन। तो आमतौर पर किसी भी अयस्क से किसी भी धातु को अथवा किसी भी चीज को निकालने के लिए उसको गर्म ही करते हैं। जितना गर्म करेंगे धीरे धीरे गर्मी बढ़ाते बढ़ाते उसके अंदर से हमें वो शुद्ध रूप में मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हो गई। अब दूसरी बात, आप लोगों ने साइंस बचपन में पढ़ी है, एक होती है धातु, दूसरी होती है अधातु, तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स जिनको हम लोग कहते हैं उपधातु। लेकिन ये धातु अधातु और उपधातु में अगर हमें दो धातुओं को मिक्स करके कुछ बनाना हो तो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोहे में थोड़ा सा निकेल, थोड़ा सा कॉपर वगैरह सब कुछ मिला दोगे, या मान लो कॉपर की बात करते हैं, अगर आप कॉपर में जिंक मिला दो, जिंक जस्ता, कॉपर तांबा, तांबा और जस्ता को मिलाने पे हमें पीतल मिलता है। कॉपर और जिंक मिला तो हमें मिला ब्रास। ब्रास एक मिश्र धातु है, एलॉय है। अब स्वाभाविक है दो धातुओं की अलग अलग क्वालिटी जो आपको एक एलॉय में मिलती है, एलॉय ज्यादा मजबूत में निकलेगा। कॉपर में टिन मिला दो तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है। ऐसे स्टील भी है, स्टील कई सारी धातुओं का मिक्सचर है इसलिए वो ज्यादा मजबूत होता है। याद रखिए स्टील कोई धातु नहीं है, स्टील धातुओं का मिक्सचर है, मिश्र धातु है, अलॉय है। ठीक है, चलिए
अरे सैफ खान, हम मिला के देखते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि इसको मिलाने पे क्या बनेगा। तो लोहा हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन के पायराइट से निकाला जाता है। आयरन के पायराइट को ही कहते हैं मूर्खों का सोना। ये पीले रंग का दिखता है, इसलिए इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। लोकल मार्केट में आप देखो बेंटेक्स की ज्वेलरी आती है, वो ज्वेलरी देखने में बड़ी चमकदार होती है, एकदम बढ़िया येलो कलर की दिखेगी। मुझे अभी भी याद है, कुछ दिनों पहले मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा सा प्रैंक किया था। उन्होंने मुझे एक चेन ला करके दी, ये जो चेन पहनते हैं ना हम लोग, वो चेन, ये वाली। और वो चेन ला करके दी उन्होंने, और मुझे कहा कि ये सोने की चेन है, तुम्हारे लिए मैं बनवा कर लाई हूँ। तो मैंने कहा वाह मम्मी, बहुत बढ़िया। मैंने वो चैन पहनी, और चैन पहनने के बाद मैं रेगुलर रूटीन की तरह जिम चला गया। जिम में जितना ही मेरे बॉडी से पसीना चला, बाद में जब मैंने घर आकर के नहाने धोने के बाद उस चैन को देखा तो उसका रंग स्टील जैसा हो गया था, उसका कलर खराब हो चुका था। मैंने मम्मी से बोला ये सोने की चैन का कलर क्यों परिवर्तित हो गया? तो कहती हैं मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, बड़ा मजा आया। तो ये बेंटेक्स जो ज्वेलरी होती है ना, ये बेंटेक्स की ज्वेलरी वैसे ही है जैसे सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ ये बनाते हैं, अलग अलग तरीके के ज्वेलरी से ना, सस्ती ज्वेलरी। कुल मिला के ये समझो स्कैम होता रहता है ना। सोडियम निकाला जाता है चिली सॉल्ट पीटर से। देखिए इसका फॉर्मूला NaNO3, और बोरैक्स से निकाला जाता है। बोरैक्स से देखिए Na तो मिलेगा ही, Na के साथ साथ बोरॉन भी मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम, कैल्शियम डोलोमाइट से मिलता है। अच्छा, डोलोमाइट का फॉर्मूला देखिए, CaCO3 यानी कैल्शियम का कार्बोनेट, और प्लस MgCO3 यानी मैग्नीशियम का कार्बोनेट। यानी कुल मिलाकर के डोलोमाइट एक ऐसा अयस्क है जिसमें से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों निकाल सकते हैं, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों जिससे निकाल सकें वो है डोलोमाइट। बहुत महत्वपूर्ण, अत्यधिक इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम की बात करिए। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपर से निकाला जाता है। बॉक्साइट देखिए Al2O3, कोरंडम भी Al2O3, फेल्सपर जो होता है वह पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तीनों की ओर है भैया। देखिए फेल्सपर से आपको मिल तो जाएगा एल्यूमिनियम, पर एल्यूमिनियम के अलावा उसमें पोटेशियम और सिलिकॉन दोनों मौजूद होते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है बॉक्साइट, बॉक्साइट में क्या है Al2O3, एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और दूसरा .2H2O यानी कि नमी है इसमें। बॉक्साइट जो आपने लाल मिट्टी खोद के निकाली उसमें नमी भी है, और नमी के साथ साथ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी है, और ये केवल एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जिसको हम लोग कोरंडम कह रहे हैं। बस इन सबको गर्म कर करके इनमें से निकाले जाते हैं डिफरेंट तरह के अयस्क। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे ना, ये जो मैं आपको अभी दूंगा नोट्स, इसको प्लीज पढ़िएगा, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन आए तो आप सामने देखिएगा, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ताकि जब आप इसको पढ़ें तो कोई दिक्कत आए तो आप इसमें रुकें बिल्कुल ना, है ना। याद ही करना है केवल कि पारा निकलता है सिनेबर से, टिन निकलता है कैसेटेराइट से, कैसेरेटाइट से सॉरी, सीसा निकलता है गैलेना से, बस और कुछ नहीं, कोई इसमें और नियम नहीं है। और अब इसके अलावा देखो दोस्तों, इसके अलावा तीसरी बात, विभिन्न तथ्य। कोई मुझसे पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये बताइए सर सबसे ज्यादा मजबूत धातु कौन सी है। तो देखो मजबूत अगर आप मुझसे पूछ रहे थे तो ये पूछो कि सर मजबूत में आप सबसे ज्यादा भारी पूछ रहे हो या मजबूत में सबसे ज्यादा कठोर पूछ रहे हो, दोनों अलग अलग है। देखिएगा ऑस्मियम हैवीएस्ट मेटल है, ऑस्मियम सबसे कठोर धातु है, लेकिन दूसरी बात याद रखिए प्लेटिनम सबसे ज्यादा सॉरी ऑस्मियम सबसे भारी है और प्लेटिनम सबसे ज्यादा कठोर है। वैसे सबसे मजबूत प्लेटिनम ही मानी जाती है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्का और अपवर्तक तत्व है। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम का काम होता है घरेलू बर्तन बनाने में, पूछा जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। लीड और जिरकोनियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कार की बैटरी बनाने में। क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं स्टील और आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए किया जाता है, इसको कहते हैं यशलदापन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से जंग नहीं लगती, बस। जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने के इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि केमिस्ट्री की बातें हैं, ये हमारे मिनरल से मतलब भी नहीं इनको, पर चूंकि फॉस्फोरस, जिंक, इन सब का हम लोग नाम सुनते रहते हैं। जिंक, आपने तो चूहा मार जो होता है ना,
चूहा मार में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हम आपके लिए निकाल के लेके आए हैं, दुनिया भर के फैक्ट्स। आप इनको बस पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। हाँ पलक, यूरेनियम इज नॉट हैवियर देन ऑस्मियम। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा पूछा है अंशुमन ने, उन्होंने कहा है कि सर नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होते हैं माइनिंग दीज मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस। सबसे पहले तो मिट्टी का कटाव एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि मृदा खराब होती है। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि जब हम लोग किसी पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जब जब ऐसा कुछ माइनिंग वगैरह का काम करते हैं तो माइनिंग से आसपास के पहाड़ पर इफेक्ट हो सकता है और उसका बैलेंस गड़बड़ाया तो कई बार ना बर्फ, जैसे वो आपने एवलांचेस देखे हैं ना कि धंसने के या कई बार पहाड़ के पत्थर गिरने के ऐसे इंसिडेंट्स सामने आते हैं। तो पत्थर गिरने के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। और तीसरा है कि जब कभी भी लोकल एरिया में माइनिंग वगैरह करते हैं ना तो वहाँ के नीचे ग्राउंड वाटर पे भी प्रभाव पड़ता है और कई बार लोकल एरिया में बम फोड़ा जाता है डायनामाइट से ताकि अंदर की चट्टानों को फोड़ा जा सके और इससे प्रभाव पड़ता है हमारे किसी भी जगह के, मैं कहना चाह रहा हूँ तो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में या किसी भी एक प्रॉपर प्लेस में जब भी कभी माइनिंग की जाती है तो वहां आसपास लोकल एरिया में भूकंप आता है, वो बम फटते हैं। इट्स दीज आर सम रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, देखो भावना, डायमंड जो है हार्डेस्ट मेटल नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड धातु नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर तत्व, एलिमेंट कह दो आप उसको, या आप उसे कहो कि पृथ्वी पर सबसे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर मटेरियल, पदार्थ कह दो। पदार्थ ज्यादा ठीक है, मेटल है तो होता ही नहीं, डायमंड तो कोई मेटल नहीं है, डायमंड एक नॉन मेटल है। तो आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड, परंतु आप ये नहीं कह सकते वो मेटल है। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे यार, नोट्स के लिए कभी मना किया है? अरे युवराज जी इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत है। शिवानी कह रहे भंडारण और उत्पाद में अंतर बता दो। ओ माय गॉड मेरे कहने का मतलब कि अगर आपके घर में 100 किलो अनाज है लेकिन आप यूज करते हो मात्र 10 किलो, तो आपका भंडारण 100 किलो का है पर आपका उत्पादन 10 ही किलो का हुआ ना। अगर किसी के घर में 50 किलो अनाज है लेकिन वो 25 किलो यूज करता है तो वो आपसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, भले उसके पास भंडारण कम हो। समझ गए अब? तो कोयले का भंडारण यूएस के पास ज्यादा है लेकिन यूएस इस्तेमाल कम करता है, यूएस दूसरों से खरीद लेता है। नहीं नहीं नहीं, कोई सेकंड पार्ट नहीं है सेम टॉपिक का, इन सेम टॉपिक का कोई सेकंड पार्ट नहीं। मिनरल का जो हमने आज टॉपिक आपको बताया है, इसी में जो फैक्ट्स है ये फैक्ट्स आपको पढ़ने, इसीलिए मैं कहता हूं मैं सब लिख कर इसीलिए लाता हूं ताकि आपके नोट्स रिवीजन जब आप करें तो रिवीजन के समय पर ये फैक्ट आप पढ़ें। जैसे सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, है ना। पारा एक तरल धातु है जिसका प्रयोग थर्मोमीटर बनाने में किया जाता है। ये सब तो याद रखिएगा। जैसे सिल्वर स्पून को कभी भी एग खाने में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये ब्लैक सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि जहरीला हो जाता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4 को एक्सरे करते हैं, एक्सरे के प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है और कॉपर मिक्स किया जाता है ताकि वो 22 कैरेट का हो जाए, 18 कैरेट का हो जाए, ऐसा सब कुछ। ठीक है, हाँ देखो मैं आप सभी को एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप में से कोई नया है तो कृपया ये क्लास करते रहे। 13 तारीख से फिर नया बैच शुरू होने वाला है और 13 तारीख से जो नया बैच शुरू होने वाला है उस बैच में आप अटेंड कीजिएगा क्लासेस। दूसरी बात, हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो गया, रोज सुबह 11 बजे होता है। तो अगर आप में से कोई फाउंडेशन बैच SSC महापैक का हिस्सा है तो वो फाउंडेशन बैच में जाकर के क्लासेस कर सकता है। उसमें थोड़ा और बेसिक से बताते हैं आमतौर पर, हालांकि है नहीं स्टूडेंट, सच बताऊं यार, कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर लिख करके पढ़ाइए, मतलब मुझे सच में ऐसा लगने लगता है कि हे भगवान अब मुझे पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए। आप बताइए मुझे
कि कुछ कुछ स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं लिख करके पढ़ाइए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब 2011-12 में अपनी तैयारी कर रहा था, तब मैं सोच रहा था कि काश फैकल्टी लिखने की बजाय एक्सप्लेन कर दे तो मुझे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास 3 घंटे हैं लेक्चर देने के लिए और 3 घंटों में अगर वो 1.5 घंटे लिखने में गुजार देगा, तो भाई साहब मैं 1.5 घंटे ही पढ़ पाऊंगा इससे। तो कम से कम ये 3 घंटा पढ़ा दे, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ है वो मैं इसको सुनते-सुनते लिख लूँगा। जीके जीएस में तो और ज़्यादा है, सुनते-सुनते आप आराम से लिख सकते हैं, है ना? विनय जी, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बात ना करें, जिससे हमारे जो रिकॉर्डिंग देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल, लिखना बहुत टाइम वेस्ट करता है, बहुत टाइम हमारे स्टूडेंट समझें तब ना। उनको तो ये है कि सर लिख करके पढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ हे भगवान, क्या ही लिख करके पढ़ना चाहते हो आप? एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए रैट होल माइनिंग क्या है? रैट होल माइनिंग का मतलब होता है कि छोटी-छोटी टनल्स बनाना। जैसे कई सारे कोल फील्ड्स में आपने देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि वो है ना, छोटी-छोटी टनल बना करके और फिर उसमें से घुस करके कोयला निकालते हैं। कई बार वो टनल धँस जाती है तो लोग मर जाते हैं। उसको रैट होल बोलते। रैट होल मतलब जैसे चूहे का बिल होता है ना, चूहे के बिल जैसे हल्की-सी पतली-सी मानव के निकल सकने लायक कोई एक खोद करके छोटी-सी बिल टाइप का बनाना, उस बिल से इंसान निकल करके और कोयला ले लेकर के बाहर आए। इसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। चलो, हाँ, थैंक यू श्रेया। एक्सप्लेनेशन में ही मजा आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक लास्ट के 5 क्लासेस में होंगे, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। सुयश, अगर आप एसएससी महापैक का हिस्सा हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, थैंक यू जसप्रीत। हाँ हाँ, बिल्कुल मेरे रिकॉर्डेड सेशंस को देख करके नोट्स बनाते रहिए। देवेंद्र, आपको उसी बैच में आना चाहिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। चुंबक में डायमंड चिपकता है या नहीं? नहीं चिपकेगा, क्योंकि चुंबक जो चिपकता है वो लोहे से चिपकता है, डायमंड से नहीं चिपकेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हिस्ट्री की क्लास नहीं लेता। मैंने सिर्फ एक बार हिस्ट्री पढ़ाई थी CSIR के बैच में, वो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अभी भी। हाँ, मैं एक्सप्लेन ही करूंगा, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं सुनता उनता। मैं अपने पढ़ाने का तरीका थोड़ी ना चेंज कर दूंगा, जो 8 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। मैं बस यूं ही टांग खींचता रहता हूँ, जो मेरे से बोलते लिख के पढ़ाओ उनकी। तो लिख के पढ़ाना क्या होता है यार? लिख के पढ़ाना मतलब आप कभी मेरे से इतिहास सुनो, आपको कहानी सुनने में इतना मजा आएगा, आप कहोगे सर लिखो ही मत, बात खत्म करो, केवल और केवल कहानियां सुनाओ। ऐसे तो फैक्ट तो आपके लूसेंट में भी लिखे हुए हैं, तो आप लूसेंट से याद ही ना कर लो फैक्ट्स। मुख्यतः आप आते किस लिए हो कि सर 19-20 किताबें पढ़े, इतिहास की कहानी सुनाएंगे, मजा आएगा, कहानी के माध्यम से हमको फैक्ट्स याद रहेंगे। फैक्ट्स तो हम लिख के दे देंगे आपको, ये लीजिए, ठीक है? चलो फिर, सो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से।